तो व्यंजन संधि चलेगा। व्यंजन संधि वैसे तो हिंदी जो साहित्यिक है लिया है और जिसका सामान्य हिंदी है 11-12 वालों, आपके लिए तो बहुत जरूरी है ये है। 9-10 वाले सोच रहे होंगे हमारे लिए जरूरी नहीं है, तो मैं आपकी जिज्ञासा के लिए बता दूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो है आपके अनिवार्य संस्कृत में है। 10 वाले संस्कृत तो लिए ही होंगे, तो संस्कृत में है। और इंटर वालों के लिए ये क्या है, ये तो व्याकरण में ये है कि आपको संधि तीनों पढ़ना है। और हाई स्कूल वालों के लिए ये अप्रत्यक्ष रूप से किसमें दे दिया है, संस्कृत में ही दे दिया है। तो ये सबके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, हम सब लोग पढ़ेंगे। और व्यंजन संधि में कोई अपना, जैसे कि व्यंजन संधि कोई ऐसे नहीं है कि स्वर संधि की तरह इसके प्रकार है 4 ठो 5 ठो, इसके बहुत सारे प्रकार हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ 4 या 5 नियम पढ़ेंगे। तो हम लोग नियम पढ़ना शुरू करते हैं। तो नियम पहला है, सबसे पहले हम व्यंजन संधि का परिभाषा लिखते हैं। तो व्यंजन संधि का परिभाषा क्या है, जब व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल हो या व्यंजन का स्वर के साथ मेल हो तो कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। परिभाषा क्या है, जब व्यंजन का व्यंजन के साथ या व्यंजन का स्वर के साथ मेल हो तो कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। व्यंजन संधि में अब हम लोग पहला नियम पढ़ेंगे। तो नियम हम देखते हैं, हमारा नियम कहता है कि जब प्रथम पद के अंतिम वर्ण में, अर्थात जैसे ये देखिए, ये प्रथम पद का, जब प्रथम पद के अंतिम वर्ण, ये प्रथम पद का अंतिम वर्ण है, अंतिम वर्ण में क च ट त प आए, क च ट त प आए, तथा दूसरे पद के प्रथम वर्ण में, ये दूसरे पद का प्रथम वर्ण है, इसमें क्या आना चाहिए, ग ज आए या ग घ आए या ज झ आए या ड ढ आए या द धन आए ब भ आए या फिर य र ल व आए या फिर कोई स्वर आए, या फिर क्या है, कोई स्वर आए। तो क्या यहाँ कोई स्वर आया है, कोई स्वर आए तो क च ट त प जो ये वाला है ये अपने ही वर्ग के किस में बदल जाएगा, तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तो देखिए कैसे बदलेगा, ये जो क है यहाँ स्वर आ गया तो क किस में बदल जाएगा, ग में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वा। अब ये जो ई का मात्रा है ये आधा क था ना, तो यहाँ जो वर्ण बदलेगा वो आधा ग में बदलेगा, और आधे ग में ई का मात्रा लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, वागीश हो जाएगा। बात आई समझ में कैसे होगा कि जब प्रथम पद के अंतिम वर्ण में क्या आए, क च ट त प आए, आया है, इसके बाद ये आए या फिर य र ल व आए या कोई स्वर आए तो हमारा स्वर आया है। तो एक एक क किस में बदल जाएगा, क च ट त प, ये चारों जो है अगर यहाँ रहेंगे तो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएंगे। तो हमारा तीसरे वर्ण में बदल गया। ये अगर समझ में आ गया हो तो एक उदाहरण नोट करिए, इसके बाद मैं उदाहरण खेलता हूँ, है ना। जैसे एक ठोर ले लीजिए, जैसे लिख लीजिए दिक धन अंतर, यही लिख लीजिए। तो क जो है यह क किसमें बदलेगा, ग में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ आ है यहाँ क है तो क किसमें बदल जाएगा, ग में बदल जाएगा, तो हो जाएगा दिगंतर। ऐसे ही देखिए, ऐसे ही होगा, जैसे देखिए वाक धन दान, तो यहाँ क्या आया, क आया है, क किसमें बदलेगा, और यहाँ क्या है, द आया तो द देखिए कहीं है, यहाँ द है, अर्थात द किसमें ये क किसमें बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तो क वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है, ग है, और यहाँ द है, अर्थात यहाँ कोई स्वर नहीं है। अगर स्वर होता तो ग पूरा हो जाता, स्वर नहीं है इसलिए ग आधा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वागदान हो जाएगा। ऐसे देखिए लप धन ज, नियम के अनुसार यहाँ देखिए प कहीं आया है, ये देखिए प आया है, पहले वर्ग में प आ गया, दूसरे वर्ग में देखिए जो दिया है क्या कुछ आया है, ज आया है, ज आया है। तो ये प किसमें बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तो अपने प वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है, लफ्ज हो जाएगा। तो क्या ये नियम और ये आपको कुछ उदाहरण समझ में आए। मैं ये मानता हूँ कि हाई स्कूल और 9th वालों को थोड़ा समझने में ये प्रॉब्लम आएगा क्योंकि वो पहली बार इसे पढ़ रहे हैं, अभी तक वो सिर्फ स्वर संधि ही पढ़े थे।
लेकिन अब उन्हें व्यंजन संधि भी पढ़ने का थोड़ा सा मौका मिल रहा है। ये आपको 9 और 10 वालों को अनिवार्य संस्कृत सब्जेक्ट में मिलेगा, संस्कृत विषय में मिलेगा। 11 12 वालों के लिए ये उनके हिंदी के विषय में ही दे दिया गया है कि आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा, तो इसे जल्दी से नोट करिए। इसके बाद मैं अभी बहुत सारा क्या करता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। तो ऐसे देखिए एग्जाम्पल, अब इसका देखिए वाक जाल लिखा हुआ है, यहाँ क्या आ गया, ग आ गया। अगर हम देखते, सबसे पहले हमें देखना है तीसरा वर्ण किस में आया है। जहां तीसरा वर्ण आए सबसे पहले क्या करेंगे, उसे तोड़ने के लिए पहले वर्ण में क्या करेंगे, हम उसी वर्ग का पहला अक्षर लिख देंगे। ये ग किस वर्ग का है, क वर्ग का है, तो पहले लिख दीजिए वाक, लिख दीजिए। हम जैसे ही वाक लिखेंगे ये ग गायब हो जाएगा। अगर हमें ग गायब होगा तो यहाँ क्या मिला है, सिर्फ जाल मिला है, तो वाक जाल लिख दीजिए। ऐसे ही दिग्गज का क्या होगा, यहाँ हमें आधा ग मिला, तो हमें सबसे पहला क्या करना है, इस ग को हटाना है और इस द में क्या करना है, पहला वर्ण लिखना है। तो पहला वर्ण क्या है, ग का, दिक है, क है। ये ग गायब हो गया, यहाँ बचा क्या, गज बचा है। नियम क्या है, और प्रथम वर्ण के अंतिम वर्ण में क्या है, पहले वर्ण अंतिम वर्ण में क आना चाहिए, या क च ट त प कोई भी आए तो क आ रहा है। अब देखिए इसे दिग्विजय का क्या होगा, दिक धन विजय होगा। ऋग्वेद का क्या होगा, यहाँ ग आया हुआ है, इस ग का मतलब है कि इस री में क आया होगा, तो क्या हो जाएगा, ऋक धन, ये ग उठ गया, गायब हो गया, तो वेद आ गया, ऋक धन वेद हो गया। अजंत का क्या होगा, यहाँ ज आया है, इसका मतलब अ के साथ च आया होगा, अच धन, इस ज में से अ बचा हुआ है तो इधर हो जाएगा अंत। सदाचार में क्या होगा, यहाँ द आया है, द आया है तो इसका मतलब स के साथ किस मात्रा का प्रयोग होगा, हमें द तभी, मैं द तभी लिख सकता हूँ, द लिखूंगा, इसका मतलब है यहाँ त आया होगा तब द लिखा गया है, तो सदा क्या होगा, सत धन, इस द में कौन सा मात्रा है, आ का, तो हो जाएगा सत धन आचार। तो आप लोग उतार लीजिए, जानना समझ आया, वहां कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए। चलिए देखिए 4 एग्जाम्पल और देखिए, 4-5 एग्जाम्पल देखिए। भगवत गीता है, क्या लिखा है, भगवत गीता लिखा है, तो यहाँ द आया हुआ है, अगर यहाँ द है तो इसका मतलब व के संगे त आया होगा, क्या आया होगा, त आया होगा, भगवत धन गीता, ये होगा। नियम पढ़ते जाइए, अगर प्रथम पद के अंतिम वर्ण में त आया होगा, त क्या क च ट त प आया होगा तभी हमारा, और दूसरे पद के अंतिम वर्ण में क्या आया होगा, कोई भी इसमें से कोई भी एक आ गया होगा, तो हमारा त जो है पहला वर्ण है अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, तो बदल रहा है। उद्योग का क्या होगा, उत धन योग हो जाएगा। ऐसे ही सदानंद का क्या हो जाएगा, यहाँ क्या है, द है तो क्या हो जाएगा, सत धन आनंद हो जाएगा। दुरुपयोग का क्या हो जाएगा, सदुपयोग का क्या हो जाएगा, सत धन उपयोग हो जाएगा। ऐसे ही जगदीश का क्या हो जाएगा, जगत धन ईश हो जाएगा। बस आपको ऊपर का नियम इसमें फॉलो करना है, मैं जब पढ़ा करके पूरा खाली हो जाऊंगा तो इस नियम को आप 3-4 बार घर पर पढ़िएगा, कम से कम 3-4 बार पढ़ेंगे तभी जा करके पूरा समझ में आएगा, एक बार में नहीं आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन है। उदय का क्या हो जाएगा, उत धन अय हो जाएगा। उदय का क्या होगा, उत धन अय होगा। सदगति का क्या होगा, यहाँ आधा द है, इसका मतलब सत आधा होगा, और गति है वही करें तो गति लिख दीजिए, सत धन गति होगा। ऐसे आपका ये पूरा लगेगा। एक बार इसे कम से कम, इसका जितना एग्जाम्पल अभी तक आप लिखे हैं वो सारा एग्जाम्पल घर पर कम से कम 2 से 3 बार लिखिए, उसे नोट डाउन करिए, कॉपी में लिखिए, 2 बार और लिखिए। अगर आपको हाई स्कूल इंटर किसी भी एग्जाम में ये जो पढ़ाया जा रहा है, ये आपको यहाँ ही नहीं, आप जब यहाँ से बाहर निकलेंगे, मान लीजिए कि आप अगर बीए में एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं CUET का, तो ये आपसे पूछा जाएगा। यदि आप एसएससी में ग्रुप डी का यदि किसी भी एग्जाम को आप देना चाहते हैं, नेपाल ले लीजिए, पुलिस लीजिए, दरोगा,
सब में आपको इसका कम से कम क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन आएगा जरूर। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और जो स्वरसंधि होता है वो हमारे आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। देखा जाए वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, लेकिन ये ज्यादा जरूरी है। तो इसे कम से कम आप लोग घर पर कितनी बार पढ़ेंगे? 2 से 3 या 4 5 जितनी बार पढ़ सके। इसका नियम 2-3 बार दोहराइए घर पर, और यही जो है इसका सारा उदाहरण 2-3 बार लिख लीजिए। मुझे पक्का विश्वास है कि आप लोगों का ये व्यंजन संधि बहुत ही क्लियरली आपके दिमाग में आ जाएगा। थैंक यू।